अध्याय 201 व्रेन परिवार का रहस्य। हालांकि कबीर विल्सन चरम गोली राजा प्रांगण में रहता था, फिर भी उसे यहाँ रहने के लिए कुछ जगह दी गई थी। जब उसने प्रांगण में एक प्यारी और मधुर लड़की के साथ साथ परिपक्व आकर्षण वाली एक लड़की को देखा तो वह गुप्त रूप से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अमृता गुप्ता, तुम यहाँ कैसे? अमृत गुप्ता ने तुरंत पूछा। बड़ी बहन, ये पुरुषों का निवास लगता है, तुम लड़कियां बस यूं ही यहाँ नहीं आ सकती। प्रेम बजाज का चेहरा भयानक हो गया क्योंकि वह बीच बीच में अमृता गुप्ता को देख रहा था। श्रेया बजाज ने एक गर्म और मनमोहक आवाज में उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं अमृता गुप्ता को तुम्हारे पास देखने आई हूँ। कबीर विल्सन ने अमृत गुप्ता की कमर को टटोला और धीमी आवाज में पूछा, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारी छोटी बहन और प्रेम बजाज के बीच क्या संबंध है? दरअसल मैं नटखट लड़के प्रेम बजाज को अपने जीजा के रूप में कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे तुमसे एक बात स्वीकार करनी है। अमृत गुप्ता ने एक असहाय दृष्टि के साथ उत्तर दिया। इस बीच प्रेम बजाज ने भी एक लंबी आह भरी। कबीर विल्सन को अचानक हंसने की तीव्र इच्छा हुई, हालांकि उसने फिर भी खुद को रोके रखा। तो वे पहले से ही तय थे, तो तुमने अपनी बहन को मुझसे क्यों मिलवाया? हाँ, अगर तुम अमृता गुप्ता को पसंद करते तो वह नटखट लड़के प्रेम बजाज से शादी नहीं कर पाती। मैं ये कैसे कहूँ? तुम नटखट लड़के प्रेम बजाज से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। अमृत गुप्ता ने शर्मिंदगी से धीमी आवाज में उत्तर दिया। कबीर विल्सन खिलखिलाया, प्रेम बजाज, तुम्हारी पत्नी बुरी नहीं है, तुम क्यों हताश और उदास हो रहे हो? वह अच्छी है, लेकिन बस इस सुअ को अपना जीजा कहने के बारे में सोचते ही मुझे घिन आती है। प्रेम बजाज ने उदास आवाज में कहा। नटखट लड़के प्रेम बजाज, तुम्हें मुझे सम्मान से भाई कहना होगा। अमृत गुप्ता को भी असहज महसूस हुआ। मैंने अपनी बहन तुम्हें दी और तुमने उसे सस्ते में पा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सुअ कहने की? पिताजी तुम्हारी बहन से शादी कर सकते हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। प्रेम बजाज ने पलटकर चिल्लाया। तुम बंदर जैसे दिखते हो, खुद को मत फुलाओ। मेरी बहन ने दयावश तुमसे शादी की। अमृत गुप्ता भी चिल्लाने लगा। जल्द ही वे फिर से झगड़ने लगे। खांसी। कुछ दूरी से अमृता गुप्ता की हल्की खांसी सुनाई दी। प्रेम बजाज, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? उसकी आवाज में सख्ती का एक सूक्ष्म संकेत था जिसने प्रेम बजाज को तुरंत चुप करा दिया। कबीर विल्सन ने अचानक पता लगाया कि हालांकि अमृता गुप्ता को अमृता गुप्ता कहा जाता था, वह बिल्कुल भी कोमल नहीं थी। हर रोज वह प्रेम बजाज को शिकायत करते हुए सुनता था कि उसकी पत्नी कितनी क्रूर और सख्त है, और यह सोचकर कबीर विल्सन के चेहरे पर एक बार फिर चौड़ी मुस्कान आ गई। कबीर विल्सन ने प्रेम बजाज की पीठ पर एक हथेली मारी और हंसते हुए कहा, तुमने सच में शादी कर ली, फिर भी तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया। तुम में भाईचारे की भावना की कमी है। उसने तुम्हें खास तौर पर आमंत्रित नहीं किया। इस मूर्ख का इरादा वास्तव में इसे तुमसे हमेशा के लिए छिपाने का था। हा। अमृत गुप्ता हंसने लगा। छोटे भाई कबीर विल्सन, तुम्हारी जानकारी पुरानी है। तुम्हें गुप्ता परिवार और बजाज परिवार के बीच शादी के बारे में पता भी नहीं चला। अमृता गुप्ता और श्रेया बजाज पास आई और कबीर विल्सन ने एक बार उन्हें ध्यान से देखा। अमृता गुप्ता कोमल और मधुर दिखती थी, वह श्रेया बजाज के परिपक्व आकर्षण और गर्म नैन नक्श के विपरीत थी। बड़े भाई कबीर विल्सन, नमस्ते। मैं अक्सर प्रेम बजाज को तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुनती हूँ। हालांकि उसने हमेशा कहा कि तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए वह मुझे तुमसे मिलाने नहीं ले जा सकता। अमृता गुप्ता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कबीर विल्सन हंसा और 2 आधार निर्माण गोलियां निकालीं। उसने एक प्रेम बजाज को और दूसरी अमृता गुप्ता को दी, इससे पहले कि वह बोला, तुम्हारी शादी के समय मैं वास्तव में किसी चीज में व्यस्त था और मैं नहीं आ सका। इसे तुम्हारा शादी का उपहार समझो। अमृत गुप्ता की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, छोटे भाई कबीर विल्सन, तुम वास्तव में दयालु हो। बात करते हुए उसने अमृता गुप्ता की आधार निर्माण गोली पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। हालांकि इससे पहले कि वह उसे ले पाता, प्रेम बजाज ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। श्रेया बजाज ने प्रेम बजाज से सुना था कि बड़े भाई कबीर विल्सन बहुत उदार व्यक्ति हैं, फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इतना उदार होगा। एक ही बार में उसने 2 आधार निर्माण गोलियां निकालीं और उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता वाला भाव भी था। उसे याद आया कि प्रेम बजाज की शादी के समय उन्हें मिला सबसे कीमती उपहार कुछ लाख स्फटिक पत्थर थे। उसने अचानक समझा कि प्रेम बजाज उसे कबीर विल्सन से शादी करने के तरीके सोचने के लिए क्यों कहेगा। प्रेम बजाज और अमृता गुप्ता दोनों बहुत हैरान थे। वे जानते थे कि कबीर विल्सन को व्रेन परिवार से केवल 3 आधार निर्माण गोलियां ही मिली थीं और उसे इतना उदार होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अमृत गुप्ता ने पूछा, जब मेरी शादी होगी तो क्या मुझे भी यह उपहार मिल सकता है? कबीर विल्सन हंसा और उत्तर दिया, जरूर। हाँ,
तो ठीक है, मुझे बस कई बार शादी करनी होगी। अमृत गुप्ता ने अभी बात पूरी ही की थी कि प्रेम बजाज ने उसे अचानक लात मार दी। जिस बात ने कबीर विल्सन को और भी अधिक रुचिकर महसूस कराया वह ये थी कि रणजीत के प्रवेश करने के बाद उसने न तो बात की और न ही श्रेया बजाज पर नजर डाली। इस बीच समय समय पर श्रेया बजाज की आंखों में भी अजीब सी चमक आती थी क्योंकि वह रणजीत पर चोरी छिपे नजर डालती थी। हम चलते हैं। श्रेया बजाज ने अमृता गुप्ता को पकड़ा और चली गईं और उनके जाने के बाद ही माहौल थोड़ा शांत हुआ। जब यहाँ एक महिला होती है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। हमें तो बोलते समय भी सतर्क रहना पड़ता है। प्रेम बजाज ने बात करते हुए एक और लंबी आह भरी। अमृत गुप्ता बुराई से हंसा और बोला, अरे तुमने ध्यान नहीं दिया। नटखट लड़के प्रेम बजाज की बड़ी बहन वास्तव में तिरछी आंख वाले ड्रैगन पर नजर डाल रही थी। हा हा हा। रणजीत ने अमृत गुप्ता को एक बार घूरा, इससे पहले कि उसने तिरस्कारपूर्वक बात की। यह मेरा आकर्षण है, यह मत सोचो कि मुझसे हर कोई नफरत करता है, मुझे कोई प्यार भी करता है। इस पर कबीर विल्सन और अन्य लोग इतना हंसे कि उन्हें अपना पेट पकड़ना पड़ा। अब महिलाओं के बारे में बात मत करो, हमें पहले अपनी महान योजना के बारे में बात करनी होगी। प्रेम बजाज, जब उसने रणजीत को जीजा कहने के बारे में सोचा तो वह एक बार फिर असहज महसूस करने लगा। उसकी अमृता गुप्ता से शादी को इतना समय हो गया था, फिर भी उसने अमृत गुप्ता को कभी अपना जीजा नहीं कहा था। हालांकि उसने उसे ऐसा नहीं कहा, फिर भी उसके हृदय में एक छाया थी। नटखट लड़के प्रेम बजाज, पहले मैंने तुमसे छोटे भाई कबीर विल्सन से अपना रहस्य छिपाने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन अब जब छोटे भाई कबीर विल्सन को खुद ही इसके बारे में पता चल गया है तो मुझे अब तुम्हारी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। अमृत गुप्ता गर्व से मुस्कुराया और बोला। कबीर विल्सन ने महसूस किया कि प्रेम बजाज को अमृत गुप्ता और रणजीत को अपना रहस्य छिपाने के लिए सहमत करने हेतु एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है? तुम्हारी पत्नी थोड़ी भी अशिष्ट और अनुचित नहीं है, इसके अलावा वह बूढ़े गुप्ता की छोटी बहन है। कबीर विल्सन हंसा और बोला, ठीक इसी कारण से कि वह बूढ़े गुप्ता की छोटी बहन है, मुझे अस्वस्थ महसूस हो रहा है। प्रेम बजाज ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वे चारों एक बार फिर अपने स्वयं के बल शक्ति के निर्माण के बारे में बात करने लगे। इस बिंदु पर अमृत गुप्ता भी गंभीर हो गया। मैंने व्रेन परिवार की जांच की और कुछ आश्चर्यजनक बातें खोजीं। मुझे लगता है कि चरम युद्धकला संप्रदाय को भी ये पता होना चाहिए, हालांकि उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं था। व्रेन परिवार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रमन व्रेन नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है जिसने एक शैतानी पथ संप्रदाय में प्रवेश किया था। चूंकि यह व्रेन परिवार के लिए एक अपमानजनक मामला था, उन्होंने घोषणा की कि उनका सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रमन व्रेन था। हालांकि अब रमन व्रेन को छोटे भाई कबीर विल्सन ने मार डाला है। कबीर विल्सन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, पिछली बार जब मैंने राहुल व्रेन के विरुद्ध द्वंद्व युद्ध किया था तो राहुल व्रेन ने एक बहुत ही बुरी युद्धकला तकनीक का इस्तेमाल किया था। क्या ये व्रेन परिवार के इस शैतानी पथ के शिष्य द्वारा सिखाई गई थी? ये संभव है कि व्रेन परिवार और उस शैतानी पथ के शिष्य के बीच अभी भी लेन देन हो, हालांकि ये चरम युद्धकला संप्रदाय के लिए खतरा नहीं है। साथ ही चरम युद्धकला संप्रदाय के पास अभी तक ये साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि व्रेन परिवार और शैतानी पथ संप्रदाय के कुछ संबंध हैं। रणजीत ने कहा, शैतानी पथ संप्रदाय के साथ साठगांठ करना ये धार्मिक संप्रदायों द्वारा अत्यधिक असहनीय था। मैं जड़ी बूटी राजा पर्वत की जांच करने जा रहा हूं, मैंने व्रेन परिवार को खत्म नहीं किया है। कबीर विल्सन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और ठंडेपन से कहा, मैं अपनी जांच से केवल 5 अच्छे 10वें स्तर के नश्वर युद्धकला क्षेत्र के युद्धकला साधकों को ही अस्थायी रूप से खोज पाया हूं। ये 5 आदमी बहुत ईमानदार लगे, लेकिन वे आमतौर पर शांत और गरीब होते हैं। उन्हें अक्सर कुलीन जन्म के कुछ शिष्यों द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। हालांकि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और उनकी शक्ति भी ठीक है। वास्तव में उन्हें नश्वर युद्धकला क्षेत्र के 10वें स्तर में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जा सकता है। नए सुधारों से पहले वे सभी 200वें युद्धकला प्रांगण में थे। रणजीत ने कहा। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया, हम ऐसे ही लोगों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि हमें पहले उन्हें यहां आने के लिए विनती करनी चाहिए और हम कुछ समय के लिए उनका निरीक्षण करेंगे। अगर वे भरोसेमंद हैं तो हम उन्हें जोर शोर से पोषित करेंगे। अध्याय 202 दिव्यधार प्रांत। चरम युद्धकला संप्रदाय का सुधार कार्य लगभग समाप्त हो चुका था। यही कारण था कि अधिकांश शिष्य अब अपने संबंधित प्रांगणों में रह रहे थे। कई शिष्यों ने अभियान प्राप्त करना और उदार लाभ उठाना, साथ ही अन्य शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करना भी शुरू कर दिया था। प्रेम बजाज, अमृत गुप्ता और रणजीत के तिकड़ी के पास अब किसी भी संसाधन की कमी नहीं थी और अब उनकी एकमात्र चिंता ये थी कि जितनी जल्दी हो सके सुनहरे शिष्य का खिताब कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि वे सभी आलसी थे।
कबीर विल्सन रात में चरम गोली राजा प्रांगण में रहता था, और यदि वह दिन के समय खाली होता तो प्रेम बजाज और तिकड़ी हमेशा यहाँ डींगे मारने के लिए आ जाती थी। आज जैसे ही कबीर विल्सन छोटे कमरे में गया, उसने शांत आचरण वाले एक सफ़ेद बालों वाले वृद्ध व्यक्ति को उपस्थित देखा। उसे तुरंत याद आया कि यह वृद्ध व्यक्ति एक बार बड़े बुजुर्गों के साथ था, और उसे भी बुजुर्ग प्रांगण से एक बड़ा बुजुर्ग होना चाहिए। मैं बुजुर्ग देबंजन हूँ, अभियानों को सौंपने के लिए जिम्मेदार बुजुर्ग। उस वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कान के साथ अपना परिचय दिया। प्रेम बजाज, रणजीत और अमृत गुप्ता की तिकड़ी भी सभागार के अंदर थी। बुजुर्ग देबंजन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कबीर विल्सन ने पूछा। चरम युद्धकला संप्रदाय के युवा बड़े बुजुर्गों की संख्या अपेक्षाकृत बड़ी थी, और वे अपने पुराने समकक्षों की तुलना में अधिक शक्तिशाली भी थे। जब शिष्य इन युवा बड़े बुजुर्गों को देखते थे तो उन्हें आमतौर पर उचित सम्मान दिखाने की आवश्यकता नहीं होती थी, और इसी कारण कई बड़े बुजुर्ग आसानी से पहुंच योग्य थे। मैं तुम्हें एक कार्य देने आया हूँ। बुजुर्ग देबंजन का रंग कुछ गंभीर हो गया। केवल तुम ही इस कार्य को पूरा कर सकते हो, क्योंकि केवल तुम ही उस स्थान पर शीघ्रता से पहुंच सकते हो। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया। उसके पास लाल पक्षी अग्निपंख थे, और उसके लिए कहीं भी शीघ्रता से पहुंचना बहुत सरल था। हमें अभी सूचना मिली है कि गर्वित धार संप्रदाय के आसपास हमारे चरम युद्धकला संप्रदाय के शिष्यों का शैतानी पथ के युद्धकला साधकों द्वारा एक हमले का सामना हुआ है। ये शैतानी पथ के युद्धकला साधक बहुत शक्तिशाली नहीं हैं, और वे कमोबेश असली युद्धकला क्षेत्र के दूसरे और तीसरे स्तर पर हैं। बुजुर्ग देबंजन ने अभियान का वर्णन किया। कबीर विल्सन ने संदेह से पूछा, क्या गर्वित धार संप्रदाय वहां नहीं है? क्या हम उनसे मदद नहीं मांग सकते? बुजुर्ग देबंजन ने सिर हिलाया। गर्वित धार संप्रदाय हमेशा से अलग रहा है, और वे कभी बाहरी लोगों की मदद नहीं करते। अन्य संप्रदायों के साथ उनके संपर्क और भी दुर्लभ थे, क्योंकि वे खुद को सांसारिक मामलों से अलग मानते हैं। वे खुद को चेनवू महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय मानते हैं, हालांकि उन्हें हमेशा चरम युद्धकला संप्रदाय द्वारा दबाया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो वे किसी भी तरह से हमारी मदद नहीं करेंगे। कबीर विल्सन ने भी यह सुना था, हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि गर्वित धार संप्रदाय इतना अनुचित होगा। उसने सिर हिलाया। उन्हें मुझ पर छोड़ दो। इसे स्तर 6 का अभियान माना जाता है, तुम्हें सावधान रहना होगा। बुजुर्ग देबंजन ने एक कागज निकाला जिस पर एक मानचित्र खींचा गया था, साथ ही कबीर विल्सन की सहायता के लिए कुछ विस्तृत जानकारी भी थी। बुजुर्ग देबंजन के जाने के बाद रणजीत ने फुसफुसाया, कबीर विल्सन, तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे याद है कि इस बुजुर्ग देबंजन के रमन रेन के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे। कबीर विल्सन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मैं सावधान रहूंगा। कबीर विल्सन के चरम युद्धकला संप्रदाय छोड़ने के बाद वह तियानमेन नगर में पूर्व से पश्चिम की ओर यूं ही भटकता रहा। जैसे ही रात आए, वह एक होटल में दाखिल हुआ, और भेष बदलने के बाद वह सुबह तड़के तियानमेन नगर से निकल गया। उसने नगर छोड़कर जा रहे गोली सुगंध स्वर्ग के युद्धकला साधकों के एक समूह का अनुसरण किया। अपने ठिकाने को छिपाना बेहतर था। इससे कबीर विल्सन को कुछ भयानक युद्धकला साधकों द्वारा हमला किए जाने का डर नहीं होगा, क्योंकि अब कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता था। उसने उस समूह का 3 दिनों तक अनुसरण किया, चरम युद्धकला संप्रदाय से दूर, और एक नगर में कबीर विल्सन समूह से अलग हो गया और अकेले एक पर्वतीय जंगल में प्रवेश किया। गर्वित धार संप्रदाय तक पहुंचने के लिए तुम्हें गोली सुगंध प्रांत से गुजरना होगा। क्या तुम उस मोहक ऐशा से नहीं मिलने वाले हो? सिमी ने एक कोमल हंसी के साथ कहा। नहीं, मैं जल्दी करूंगा और मामले को हल करूंगा। कबीर विल्सन हवा में उछला, क्योंकि उसकी पीठ पर एक जोड़ी विशाल अग्निपंख दिखाई दिए। फिर वह गोली सुगंध स्वर्ग की ओर उड़ गया। लाल पक्षी अग्निपंखों की सहायता से कबीर विल्सन की गति अत्यंत तेज थी। वह हवा में भी काफी ऊंचा था, और इस तरह कोई भी उस पर हमला नहीं कर पाएगा। चरम युद्धकला संप्रदाय से दूर रहने के दौरान वह बहुत सतर्क था। उसे असली युद्धकला संप्रदाय के साथ साथ पशु युद्धकला संप्रदाय से भी बहुत गहरी नफरत थी। समुद्रों से मुक्त अमर सागर का उल्लेख नहीं। दिव्य धार प्रांत गर्वित धार संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में था, और वहां पैदा हुए और पले बड़े युद्धकला साधक सभी धार उपयोग करता थे। धार उनकी नज़रों में सबसे महान अस्त्र था, और अन्य प्रकार के अस्त्रों को वे हीन मानते थे। कबीर विल्सन ने गोली सुगंध प्रांत के पार लगातार 10 दिनों तक उड़ान भरी। ये पहली बार था जब उसने दिव्य धार प्रांत की भूमि पर कदम रखा था। ये काफी हद तक अन्य प्रांतों के समान था, आत्मिक शक्ति से भरपूर, सुंदर वनों के साथ। वह जहां जा रहा था वह दिव्य धार प्रांत के किनारे पर था, हिमपवन ध्रुवीय क्षेत्र के पास, जो गर्वित धार संप्रदाय की सीमा पर था। हिमपवन ध्रुवीय क्षेत्र को हिमपवन प्रांत के नाम से भी जाना जाता था, चेनवू 9 प्रांतों में सबसे छोटा प्रांत। इसका वातावरण सबसे खराब था, और इसकी आबादी बहुत कम थी, यहाँ तक कि यह लगभग निर्जन था।
ये हिमपवन घाटी के अधिकार क्षेत्र में था, और भले ही इसमें केवल यह संप्रदाय था, ये रहस्यमय संप्रदाय हिमपवन घाटी फिर भी बहुत शक्तिशाली था। अगर मैं अभियान जल्दी खत्म कर सका तो मैं हिमपवन घाटी जा सकता हूं और इप्शिता बाजवा से मिल सकता हूं। कबीर विल्सन इस कसम खाई बहन से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। उसके मन में एक परिपक्व और सुरुचिपूर्ण सफ़ेद बालों वाली सुंदरता की छवि दिखाई दी। राजा नगर में उनके अलग होने के बाद उसने इप्शिता बाजवा से फिर कभी संपर्क नहीं किया था। उड़ान भरते समय कबीर विल्सन को अधिकाधिक ठंड महसूस हुई। वह जानता था कि वह गर्वित धार संप्रदाय की सीमा पर पहुंच गया है। जल्द ही एक नगर उसकी नज़र में आया, और इस नगर के बाहरी इलाके में दूर एक स्फटिक पत्थर की नस थी। चूंकि इसकी खोज चरम युद्धकला संप्रदाय के शिष्यों ने की थी, चरम युद्धकला संप्रदाय द्वारा लगभग 20 वर्षों से इसका खनन किया जा रहा था। ये भी कारण था कि गर्वित धार संप्रदाय चरम युद्धकला संप्रदाय से द्वेष रखता था। एक बड़ी स्फटिक पत्थर की नस का दर्जनों वर्षों तक खनन करना कोई समस्या नहीं थी, और चरम युद्धकला संप्रदाय भी बहुत दयालु था। उन्होंने गुप्त रूप से खनन नहीं किया, और यहाँ तक कि गर्वित धार संप्रदाय को भी इसका खुलासा किया। चेनवू महाद्वीप के नियमों के अनुसार चरम युद्धकला संप्रदाय 20 वर्षों तक इस बड़ी स्फटिक पत्थर की नस का खनन कर सकता था। अब जब चरम युद्धकला संप्रदाय पर यहाँ शैतानी पद के युद्धकला साधकों द्वारा हमला किया गया था, तो गर्वित धार संप्रदाय कभी भी कार्रवाई नहीं करेगा, और इसके विपरीत वे खुश होंगे। कबीर विल्सन नगर में पहुंचा। इस नगर को जमी हुई धार नगर के नाम से जाना जाता था, और इस स्थान पर हर युद्धकला साधक अपनी पीठ पर या अपनी कमर पर एक धार लिए हुए था। ये दिव्य धार प्रांत के पुराने समय से चली आ रही प्रथा थी, और कबीर विल्सन अलग न दिखने के लिए पहले ही एक धार निकाल चुका था और उसे अपनी कमर पर लटका दिया था। यहाँ बहुत ठंड थी। हालांकि यदि युद्धकला साधक पर्याप्त शक्तिशाली होते तो वे ठंड से नहीं डरते, इसके बजाय वे अपनी जोरदार असली शक्ति से अपने शरीर पर हमला करने वाली शीतलता की शक्ति का सामना कर सकते थे। जो लोग पतले कपड़े पहनते थे वे ज्यादातर शक्तिशाली युद्धकला साधक होते थे। कबीर विल्सन ने अब मोटे कपड़े पहने थे। उसे डर था कि बुजुर्ग देबंजन ने व्रेन परिवार के साथ साठगांठ की है और जानबूझकर उसे यहाँ फंसाने के लिए भेजा है। इसलिए उसने जिस पहली चीज के बारे में पूछताछ की वह ये थी कि चरम युद्धकला संप्रदाय के शिष्यों पर शैतानी पद के युद्धकला साधकों द्वारा हमला किया गया था या नहीं। एक होटल के सभागार में विभिन्न अच्छे और बुरे लोग एक साथ मिले हुए थे। कबीर विल्सन अंदर आया और कुछ व्यंजन का आदेश दिया। एक वेटर को 3 स्फटिक पत्थर पुरस्कृत करने के बाद उसने कुछ चीजें पूछना शुरू कर दिया। छोटे भाई, मैं बाहर का हूं और अभी अभी यहाँ आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस पड़ोस में शैतानी पद के युद्धकला साधक हैं? कबीर विल्सन ने पूछा। एक स्फटिक पत्थर वेटर के लिए कोई छोटा भाग्य नहीं था, यहाँ तक कि अगर कबीर विल्सन उसकी 18 पीढ़ियों के बारे में पूछता तो भी वह बताने में संकोच नहीं करता। वेटर पतला था, स्वाभाविक रूप से एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पैदा हुआ था। इस बिंदु पर वह और भी खुश था। माननीय अतिथि, आपको पता नहीं होगा, हालांकि यहाँ शैतानी पद के युद्धकला साधक हैं। वे हमारे दिव्य धार प्रांत के लोगों से डरते हैं। हालांकि अज्ञात कारणों से पिछले महीने के दौरान शैतानी पद के युद्धकला साधक शहर के बाहरी इलाके में खानों को लूटने के लिए बार बार आ रहे हैं। चरम युद्धकला संप्रदाय के कई शिष्य पहले ही उनके हाथ लग चुके हैं। इस मामले के संबंध में राज्यपाल के कार्यालय ने इसे प्रबंधित नहीं किया, गर्वित धार संप्रदाय ने भी नहीं। पहली जगह से वे चरम युद्धकला संप्रदाय से द्वेष रखते थे। हालांकि चरम युद्धकला संप्रदाय के शिष्य बुरे नहीं हैं। जब भी वे नगर में आते थे वे कई लोगों को पुरस्कार प्रदान करते थे, और हालांकि वे दिव्य धार प्रांत में खनन कर रहे हैं, ये केवल 20 वर्षों के लिए है, बस इतना ही। अब गर्वित धार संप्रदाय के पदभार संभालने का समय था, और वे 1 दर्जन से अधिक वर्षों तक खनन कर सकते हैं। अगर खान की खोज चरम युद्धकला संप्रदाय ने नहीं की होती तो यहाँ उनका फोर्ट भी मौजूद नहीं होता, और इसी वजह से कई प्रतिभाशाली लोग नगर में आए। कबीर विल्सन ने ध्यान दिया कि गर्वित धार संप्रदाय बहुत लोकप्रिय नहीं था, और उसने ये भी ध्यान दिया कि नगर में फुटपाथ पर बहुत सारे लोग भीख मांग रहे थे। ऐसी चीजें चरम युद्धकला प्रांत में कभी नहीं मिलेंगी। अब जब कबीर विल्सन को स्थिति की पुष्टि हो गई है तो क्या वह सीधे खनन क्षेत्र की ओर जाएगा या वह पहले हिमपवन घाटी जाकर इप्शिता बाजवा से मिलेगा? अध्याय 203 उसी के खेल में उसे हराना। कबीर विल्सन ने विलियम्स शहर में काफ़ी देर तक टहलते हुए शहर को खोजा और एक नक्शा खरीदने से पहले और जानकारी जुटाई। इस नक्शे में विलियम्स शहर के आसपास के कुछ पर्वतीय श्रृंखलाओं के बारे में विस्तृत जानकारी थी। जब कबीर विल्सन ने इसे एल्डर जतिन द्वारा दिए गए नक्शे से मिलाया तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि दोनों रास्ते अलग थे।
हालांकि दोनों ही क्रिस्टल पत्थर की खान नामक एक ही गंतव्य तक ले जाते थे, एल्द जतिन द्वारा दिए गए नक्शे का रास्ता कुछ लंबा था, जिसमें एक बहुत लंबा घुमावदार मार्ग था। इसके विपरीत, जो नक्शा कबीर विल्सन ने अभी खरीदा था, उसमें एक पैदल मार्ग भी था। लगता है एल्द जतिन सचमुच मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था, कबीर विल्सन ने मन ही मन में उपहास किया। मुझे चाल का जवाब चाल से देना होगा, देखता हूं उन्होंने क्या योजना बनाई है, और यदि संभव हुआ तो मुझे घात लगाकर मारने की योजना बनाने वालों का नरसंहार कर दूंगा। कबीर विल्सन विलियम्स शहर से निकल गया और एल्द जतिन द्वारा दिए गए नक्शे के मार्ग पर चलने लगा। एक जंगल में प्रवेश करने के बाद कबीर विल्सन को वास्तव में नक्शे के अनुसार एक रास्ता मिला, और करीब से जांच करने पर उसने देखा कि वह रास्ता अभी हाल ही में खोदा गया था। ये देखकर वह और भी निश्चित हो गया कि यह एल्द जतिन और शैतानी पंथ डेविल पाथ सेक्ट द्वारा बिछाया गया एक जाल था। रेन परिवार का सबसे शक्तिशाली सदस्य शैतानी पंथों में से एक व्यक्ति था, और वही वह व्यक्ति था जिसने वह बुरी कला राहुल रेन को सिखाई थी। इन सब को देखते हुए रेन परिवार का शैतानी पंथों के साथ कोई लेना देना न होना असंभव था। कबीर विल्सन उस रास्ते पर नहीं गया, बल्कि उसके आसपास से ही होकर गुजरा, पूरी तरह से चौकन्ना रहा। आगे की सुनिश्चितता के लिए उसने रिनी से भी अपने आसपास पर अतिरिक्त ध्यान देने को कहा। आधे दिन तक रास्ते पर चलने के बाद रिनी ने अचानक चिल्लाया, मुझे एक आभा महसूस हो रही है। हालांकि इस आदमी ने अपनी सांस को पूरी तरह से रोक रखा है, लेकिन यह मुझसे छिप नहीं सकता। यह आदमी तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कबीर विल्सन हैरान था और उसने पूछा, किस स्तर का और कहाँ? रिनी ने जवाब दिया, वह सच्चे मार्शल क्षेत्र ट्रू मार्शल व्हील के 5वें स्तर पर होना चाहिए। उसकी शक्ति मुख्य रूप से उसकी वास्तविक सच्ची प्राण शक्ति में है। यह एक अत्यंत दृढ़ और यांग सकारात्मक सच्ची है, और इसमें एक बहुत घनी खूनी आभा है। रिनी ने जवाब दिया, मुझे महसूस हो रहा है कि वह जमीन के नीचे छिपा हुआ है। उसे गुप्त हत्याओं एसेसिनेशंस में विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए। सच्चे मार्शल क्षेत्र का 5वां स्तर। अगर कबीर विल्सन सचमुच घात लगाकर मारे जाते तो यह वाकई खतरनाक होता। ये शैतानी यांग कबीले डेविल यांग क्लैन की शैतानी यांग सच्ची होनी चाहिए। शैतानी पंथों के बीच शैतानी यांग कबीले का दर्जा चरम मार्शल पंथ एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के समान है। इसे शैतानी पंथों में सबसे मजबूत पंथ माना जा सकता है। हालांकि शैतानी पंथों का धर्मी पंथों से बहुत संघर्ष है, फिर भी वे शायद ही कभी धर्मी पंथों से संबंधित खानों पर कब्जा करने की हिम्मत करते हैं। क्या शैतानी प्रांत डेविल प्रोविंस में संसाधनों की कमी है? भूमिका ने संदेह से पूछा। हालांकि शैतानी प्रांत का क्षेत्रफल छोटा नहीं था, वहां कई बड़े शैतानी पंथ और अनगिनत छोटे पंथ थे। हालांकि वे सभी शैतानी मार्ग पर चलते थे, फिर भी उन्हें बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी। मारूं या न मारूं? कबीर विल्सन ने सिमी और दूसरों से राय पूछी। उसे मारो मत, उसे निगल जाओ। भूमिका ठंडे होकर मुस्कुराए। कबीर विल्सन इस सुझाव पर चौंक गया। अपने प्रतिद्वंद्वी को निगलने के लिए निगलने वाली शैतानी तकनीक इंगल्फिंग डेविल तकनीक का उपयोग करना, यह मत भूलो कि वह उससे कई स्तरों पर सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर का मार्शल कलाकार था। वर्तमान में तुम्हारी शारीरिक बनावट पहले से कहीं बेहतर है। तुम्हारा शरीर बड़ी मात्रा में सच्ची को समायोजित कर सकता है। खुद को उड़ाकर मारने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भूमिका ने उसे आश्वस्त किया। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया। वह अब सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था, जबकि उसकी वास्तविक शक्ति लगभग सच्चे मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर के करीब थी। उसमें और 5वें स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं था। इसके अलावा वह जंगल में था और यहाँ कोई और मौजूद नहीं था। दूसरा पक्ष शैतानी पंथ का एक बुरा शिष्य था, इसलिए कबीर विल्सन बिना किसी चिंता के निगलने वाली शैतानी तकनीक का उपयोग कर सकता था। हालांकि निगलने वाली शैतानी तकनीक को सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इसका उपयोग किया जाए तो बिना किसी देरी के इसका उपयोग किया जाना चाहिए। भूमिका ने कहा। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया और रिनी के मार्गदर्शन के अनुसार सावधानी से आगे बढ़ा, पेड़ों पर चुप्पी से चलता रहा। कबीर विल्सन चुपचाप अपने घात लगाने वाले के पास पहुंचा, जरा सी भी आवाज नहीं हुई। शैतानी यांग कबीले का वह शिष्य जमीन के नीचे था। इस कारण उसे मुख्य रूप से अपनी सुनने की शक्ति और कंपन पर निर्भर रहना पड़ता था ताकि यह पता चल सके कि कोई पास में है या नहीं।
यदि कबीर विल्सन पेड़ों पर था तो गुप्त हत्यारे के लिए जमीन में किसी भी कंपन का पता लगाना असंभव होता और पेड़ों से गुजरते समय होने वाली आवाज हवा में पत्तों की सरसराहट में छिप जाती। वह ठीक नीचे है, मिट्टी की एक पतली परत से ढका हुआ है। तुम्हें गंदगी को भेद कर उस तक पहुंचने के लिए एक पंजा आर पार करना चाहिए। रेनी ने जमीन पर इशारा करते हुए कहा। कबीर विल्सन ने अपनी दिव्य इंद्रियों डिवाइन सेंस को छोड़ा और जल्दी से रास्ते के नीचे दबे हुए एक आदमी को खोज निकाला। उस व्यक्ति के शरीर में बहुत समृद्ध और चुस्त सच्ची चीख थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार था, एक भयंकर बाघ की तरह जो पर्याप्त शक्ति जमा करने के बाद हमला करने का इंतजार कर रहा हो। कबीर विल्सन की हथेली पर पारदर्शी सच्ची चीख की एक परत दिखाई दी जो उसके चारों ओर घूम रही थी। ये गहरी आभा उंगली प्रोफाउंड ऑरा फिंगर थी, हालांकि वह ब्रह्मांडीय सच्ची ची यूनिवर्सल ट्रू क्यूई का भी उपयोग कर रहा था। उसी समय कबीर विल्सन ने ताई ची ड्रैगन को वश में करने का अभ्यास ताई ची सबडूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज का संचालन किया, अपनी पूरी सांस को एक साथ मिला दिया। वह हल्के से पेड़ से कूदा, अपनी पांचों उंगलियों को भाले की नोक की तरह एक साथ जकड़ लिया। उसने अपने रास्ते को जमीन पर लेटे हुए आदमी के साथ संरेखित किया और सीधे उसकी ओर जोर से वार किया। कबीर विल्सन का निशाना उस आदमी के उस हिस्से पर था जिसमें सबसे ज्यादा समृद्ध सच्ची ची थी, उसका डांटियन ऊर्जा केंद्र। मुलायम मिट्टी की तो बात ही छोड़ो, अगर वह कठोर लोहा भी होता तो कबीर विल्सन की 5 गहरी आभा उंगली उसे आसानी से भेद सकती थीं। अगर उस आदमी के पास अत्यंत शक्तिशाली आत्मिक उपकरण नहीं होते तो उसे निश्चित रूप से छेद दिया जाता। जैसे ही कबीर विल्सन ने अपना हाथ नीचे मारा, जमीन थोड़ी हिल गई। उस आदमी को अपने शरीर पर एक खतरनाक आभा का एहसास हुआ, हालांकि वह फिर भी एक पल देर कर चुका था। जैसे ही कबीर विल्सन का हाथ मिट्टी में घुसा, उसे अपने हाथ पर कुछ गर्म और चिपचिपा महसूस हुआ। जैसे ही कबीर विल्सन ने तुरंत निगलने वाली शैतानी तकनीक का संचालन किया, वह गहरी और दमनकारी सच्ची ची तुरंत उसकी बांह की नसों में तेजी से फैल गई और उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह अवशोषण गति बहुत तेज थी। वह आदमी भी जमीन से बाहर निकल आया, लेकिन कबीर विल्सन की बांह उसके शिकार के पेट में बनी रही। उस आदमी का रूप एक साधारण अधेड़ उम्र के आदमी जैसा था, हालांकि उसका चेहरा दर्द और डर से पूरी तरह विकृत हो गया था। उसे अपने डांटियन से अपनी सच्ची ची का लगातार नुकसान महसूस हुआ। उसी समय दर्द के साथ साथ और भी भयानक सुन्नता थी जो जल्द ही उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी नसों में आई सुन्नता ने उसके पूरे शरीर को शक्तिहीन कर दिया। तुम कबीर विल्सन हो? उस आदमी ने मुश्किल से कुछ शब्द फुसफुसाए। कबीर विल्सन ने जवाब नहीं दिया। वह पूरी एकाग्रता के साथ अपने शरीर में उमड़ती उस दमनकारी सच्ची ची को दबा रहा था। इस बीच उस आदमी को जल्द ही एहसास हुआ कि कबीर विल्सन ने घात को पहचान लिया था। तुम्हें कैसे पता चला? उस आदमी ने संघर्ष करते हुए पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे घात लगाकर मारा गया था। उसे अपनी छिपने की क्षमताओं पर बहुत भरोसा था। कबीर विल्सन ने अब भी जवाब नहीं दिया और उस आदमी की सच्ची ची को पागलपन की तरह निकालना जारी रखा, क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। हालांकि वह अभी भी जीवित था, यद्यपि मुश्किल से। मैंने तुम्हारी शक्ति पहले ही निकाल ली है, तो मैं तुम्हें संतुष्ट होकर मरने दूंगा। मुझे चरम मार्शल पंथ के एल्डर जतिन का रेन परिवार के साथ हाथ मिलाना पता था। मुझे लगा कि कोई उस रास्ते पर मुझे घात लगाकर मारने की योजना बना रहा होगा जो एल्डर जतिन ने मुझे दिया था, इसलिए मैंने बस उसी तरह जवाब दिया। कबीर विल्सन ने उपहास करते हुए कहा। उस आदमी के चेहरे पर अपमान का भाव था, हालांकि उसकी मरती हुई आंखों की अभिव्यक्ति में स्पष्ट रूप से ईर्ष्या थी। शैतानी मार्ग का अनुसरण करने वाला कोई भी व्यक्ति कबीर विल्सन के पास ऐसी मार्शल तकनीक होने से ईर्ष्या करेगा जो दूसरों की सच्ची ची को अवशोषित कर सकती थी। शैतानी पंथों में ये लगभग सबसे ज्यादा चाही गई और खोजी गई तकनीक थी। चूंकि तुम्हें जमीन में छिपना इतना पसंद है, तो तुम वहीं हमेशा के लिए रह सकते हो। कबीर विल्सन बेरहमी से हंसा और मरते हुए हत्यारे को जलाकर राख करने से पहले अपना हाथ वापस खींच लिया और उसे मिट्टी से ढक दिया। चूंकि कबीर विल्सन ने अभी अभी सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर के किसी व्यक्ति की पूरी सच्ची ची को निगल लिया था, इसलिए उसे इसे परिष्कृत करने के लिए जल्दी से कोई जगह ढूंढनी थी। हालांकि सच्ची ची बहुत ज्यादा थी, लेकिन परिष्कृत करने के बाद उसे केवल 30 से 40% ही मिलेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अवशोषित सच्ची ची के अंदर ढेर सारी अशुद्धियां थीं।
कबीर विल्सन को इसे इतना शुद्ध करने से पहले कई बार परिष्कृत करना पड़ा कि वह इसे अपने डांटियन में रहने वाले 5 पशु रूपों में एकीकृत कर सके। 3 दिन बीतने के बाद कबीर विल्सन जागा। इससे पहले प्रत्येक दिव्य पशु रूप में 15 सच्चे तत्व दाने ट्रू एलिमेंट ग्रेन्स प्रकाशित थे। हालांकि अब हर पशु रूप में 17 प्रकाशित सच्चे तत्व दाने थे, कुल मिलाकर 10 दानों की वृद्धि हुई। हालांकि उस आदमी की सच्ची ची काफी जोरदार थी, अंततः कबीर विल्सन उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही एकीकृत कर सका। जागने के बाद कबीर विल्सन ने खान की ओर चलना जारी रखा। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद उसने अचानक बहुत परिचित आवाज सुनी। यह इप्सिता बाजवा की आवाज है। कबीर विल्सन अपने दिल में खुश हुआ, जबकि अपने कदमों को तेज कर दिया। अध्याय 204 अप्रत्याशित भेंट। इप्सिता बाजवा का दिखना कबीर विल्सन की अपेक्षाओं से पूरी तरह परे था। इस कारण उसे कुछ संदेह हुआ और साथ ही चिंता भी हुई, क्योंकि उसे जल्द ही महसूस हुआ कि इप्सिता बाजवा वास्तव में किसी और से लड़ रही थी। कबीर विल्सन एक पेड़ के शिखर पर कूद गया। अचानक उसके सामने एक सफ़ेद बालों वाली लड़की आई। इप्सिता बाजवा के सफ़ेद बाल एक लटके हुए शॉल की तरह थे। उसका तीखा खूबसूरत चेहरा गर्व और शीतलता की आभा से भरा हुआ था। उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई घुमावदार भौहें चमकते हुए गहरे काले विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक राजसी आभा बिखेर रही थीं, जो अब मुख्य रूप से उसके सामने मौजूद कई दुश्मनों पर केंद्रित थीं। हालांकि उसने एक शक्तिशाली और दबंग काला कवच पहना हुआ था, फिर भी वह उसकी आकर्षक और परिपक्व आकृति को छिपा नहीं पाया। उसकी पीठ पर एक विशाल तलवार रखी थी। कुल मिलाकर वह परिपक्वता, लालित्य, निरंकुशता, गर्व का आभास दे रही थी, जो एक विचित्र प्रकार के जादू से भरा था। इप्सिता बाजवा की उम्र 20 साल से कम लगती है, फिर भी वह इतनी लुभावनी है। कबीर विल्सन ने मन ही मन तारीफ की। सफ़ेद बालों वाली राक्षसी, तुम बार बार हमारा रास्ता रोक रही हो। आज हमने इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया है। हा, तुम निश्चित रूप से मरने वाली हो। बोलते हुए एक आदमी ने अपनी तलवार इप्सिता बाजवा की ओर घुमाई, उस पर हमला किया, क्योंकि दूसरे 5 आदमियों ने भी एक साथ अपने हमले शुरू कर दिए। कबीर विल्सन कूदने ही वाला था, लेकिन उसे अचानक एक तीव्र शीतलता की चीख फैलती हुई महसूस हुई। इप्सिता बाजवा के आकर्षक शरीर से लगातार एक दमनकारी शीतलता की चीख बह रही थी। उसके पूरे शरीर के चारों ओर अचानक कुछ बर्फ की दीवारें दिखाई दीं, जिन्होंने उन आदमियों के तलवार के वार को रोक दिया। उसी समय इप्सिता बाजवा की आकृति गायब हो गई। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह अत्यधिक तेज गति के कारण था। कबीर विल्सन को याद आया कि इप्सिता बाजवा ने उसे पहले बताया था कि वह गति में माहिर है। कबीर विल्सन अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके इप्सिता बाजवा के छोड़े गए निशान को पकड़ सकता था। हालांकि यदि वह इसका अनुसरण करना चाहता तो यह अत्यधिक असंभव होता। ठंडी रोशनी के चमकने के साथ इप्सिता बाजवा प्रकट हुई जब उसने अपनी पीठ पर रखी हुई उस विशाल और दबंग दानवाकार तलवार को बाहर निकाला और एक आदमी को साफ साफ 2 टुकड़ों में काट दिया। श्व इप्सिता बाजवा ने तेजी से वार किया और तुरंत बर्फीले ठंडे माहौल के बीच उन लोगों का सिर धड़ से अलग कर दिया। जमी हुई जमीन अब गर्म खून से पूरी तरह ढकी हुई थी, क्योंकि वह भी जल्द ही एक खूबसूरत लाल रंग की बर्फ में जम गई थी। कबीर विल्सन ने गहरी सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की वास्तव में इतनी हिंसक होगी। हालांकि वह जानता था कि इप्सिता बाजवा के पिता एक प्रसिद्ध पॉल थे और वह भी बहुत निर्दयी थे। इसलिए इप्सिता बाजवा का अपने पिता के समान होना भी काफी स्वाभाविक था। अभी भी छुपे रहोगे? जल्दी से बाहर निकलो। मुझे एक और व्यक्ति को मारने में कोई आपत्ति नहीं है, इप्सिता बाजवा ने ठंडेपन से कहा। उसकी आवाज में राजसीता और गर्व के साथ एक ठंडा और निर्दयी इरादा था। कबीर विल्सन ने एक लंबी सांस ली। इप्सिता बाजवा वास्तव में सच्चे मार्शल क्षेत्र के 4थे स्तर पर थी, जिसमें बहुत समृद्ध सच्ची चीख थी। इसके अतिरिक्त इप्सिता बाजवा के पास अग्नि और हिम स्वर्गीय नस फायर एंड आइस हेवनली वेन नामक दोहरी नस भी थी, जो दिव्य नस डिवाइन वेन से सिर्फ एक स्तर नीचे थी। अभी कुछ देर पहले इप्सिता बाजवा को सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर के कई मार्शल कलाकारों ने घेर लिया था। हालांकि उसने 2-3 बार में ही सभी को समाप्त कर दिया। जिस बात पर कबीर विल्सन को अफसोस हुआ वह ये थी कि उसने उन्हें मारते समय पलक तक नहीं झपकाई। ये बहुत बर्बर था। कबीर विल्सन पेड़ों से आकाश में उड़ गया, ठीक इप्सिता बाजवा के सामने उतरा और उसे ध्यान से देखा। उसने उस शांत और अभिमानी लुभावनी चेहरे को देखा, वह बर्बर सफ़ेद बालों वाली सुंदरता जिसके पूरे शरीर से एक तरह की जंगली शरीर की खुशबू निकल रही थी।
उसके शरीर का हर एक हिस्सा उतना ही आकर्षक था। उसके सफ़ेद बालों, शांत और अभिमानी स्वभाव, अतुलनीय परिपक्व चेहरे और गर्व से सीधे खड़े सीने के साथ, जिसे कवच से कसकर लपेटे जाने के बावजूद साफ देखा जा सकता था, लोगों को खुद को रोककर एक दो बार देखने के लिए मजबूर कर रहा था। फिर से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी, इप्सिता बाजवा ने क्रोधित होकर चिल्लाया। कबीर विल्सन की आंखें उस पर देर तक टिकी रहीं, खासकर उसके भरे और सीधे सीने पर। इप्सिता बाजवा ने कबीर विल्सन को नहीं पहचाना। भेष बदलने के बाद उसने एक अधेड़ उम्र के आदमी का रूप ले लिया था। जब इप्सिता बाजवा और कबीर विल्सन बहुत पहले मिले थे, तब वह अभी भी सिर्फ एक युवा किशोर था। अगर तुम एक धर्मी आभा नहीं छोड़ रहे होते तो मैं पहले ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर चुकी होती। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उस अभिमानी तलवार पंथ प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के नर्म दिल वाले कमीनों में से नहीं हो। इप्सिता बाजवा ने कबीर विल्सन की कमर पर रखी तलवार को देखते हुए कहा। कबीर विल्सन ने चारों ओर देखा, इससे पहले कि एक मुस्कान के साथ कहा, इप्सिता बाजवा, यह मैं कबीर विल्सन हूँ। इस बात ने इप्सिता बाजवा को हक्का बक्का कर दिया। कुछ कदम पीछे हटकर उसने कबीर विल्सन को करीब से देखा और अंत में उसकी आंखें उसकी आंखों पर टिकीं। भाई, क्या ये सच में तुम हो? इप्सिता बाजवा को अभी भी अविश्वास था। वह कबीर विल्सन को पहचान नहीं पाए, हालांकि आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी और बहुत कम लोग उसके और कबीर विल्सन के रिश्ते के बारे में जानते थे। उसे अब भी विश्वास करना मुश्किल लगा, इसलिए वह अभी भी सतर्क रही। हे, उस बेवकूफ़ युवराज ने तुम्हें जहरीली सुइयों से घायल कर दिया था। उसके बाद मैंने तुम्हारी मदद की थी और तुम्हें एक धातु आत्मा फल मेटल स्पिरिट फ्रूट भी दिया था। तुम्हें चरम मार्शल पंथ जाने के लिए कहा था। कबीर विल्सन हंसा और कहा। अचानक उसकी हथेली पर पानी की एक धार दिखाई दी, जिससे उसके चेहरे का मेकअप धुल गया और एक कोनी और सुंदर चेहरा सामने आया। भाई, उस चेहरे को देखकर इप्सिता बाजवा की आंखें अचानक नम हो गईं। उसने जोर से खुद को कबीर विल्सन की बाहों में फेंक दिया। शायद वह बहुत खुश थी। यह जिद्दी, शांत और अभिमानी सफ़ेद बालों वाली सुंदरता वास्तव में रोने लगी। छोटी लड़की, तुम क्यों रो रही हो? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। कबीर विल्सन हंसा, जबकि उस सुंदर चेहरे को सहलाया। हालांकि वे लंबे समय तक एक साथ नहीं रहे थे, वे नहीं जानते थे क्यों, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत याद किया था। इप्सिता बाजवा ने अपने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान दी। वह बहुत आकर्षक लग रही थी, बारिश के बाद इंद्रधनुष की तरह, जिससे कबीर विल्सन खोयासा हो गया। इप्सिता बाजवा, तुम अच्छी तरह से बड़ी हुई हो। इसके अलावा इतनी ज़बरदस्त। अभी कुछ देर पहले तुम मुझे नपुंसक बनाने के लिए उतावली हो रही थी। कबीर विल्सन ने मजाक किया, जिससे इप्सिता बाजवा ने थोड़ा सिर नीचे कर लिया। उस शांत और अभिमानी चेहरे पर एक दुर्लभ शर्म आ गई क्योंकि उसने हल्के से जवाब में थूका। कबीर विल्सन मुस्कुराया, जबकि उन कोमल और खूबसूरत सफ़ेद बालों को सहलाते हुए उसने पूछा, इप्सिता बाजवा, क्या तुम हिमपवन घाटी आइसविंड वैली में ठीक हो? वहाँ कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है? भाई, मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इप्सिता बाजवा ने एक प्यारी मुस्कान दिखाई। हालांकि वह उन प्यारी मुस्कुराने वाली लड़कियों जैसी नहीं दिखती थी, फिर भी वह इस समय अत्यंत मोहक लग रही थी। यह अच्छा है, चलो बात करने के लिए दूसरी जगह चलते हैं। कबीर विल्सन ने ज़मीन पर पड़े शवों को देखा और उसका चेहरा दबाया। इप्सिता बाजवा ने एक आज्ञाकारी छोटी लड़की की तरह सिर हिलाया। उसके दिल में कबीर विल्सन के लिए केवल कृतज्ञता थी। उसने उसकी किस्मत बदल दी थी, अन्यथा वह इतनी मजबूत नहीं होती और न ही आज यहाँ खड़ी होती। इप्सिता बाजवा ने कुछ लपटें छोड़ीं और उन लाशों को जला दिया, इससे पहले कि कबीर विल्सन का हाथ पकड़ा और जंगल में एक परिचित रास्ते पर चली गई जो एक बहुत गुप्त गुफा तक जाता था। भाई, जब मैंने तुम्हारे बारे में बातें सुनी तो मैं बहुत चिंतित थी। मूल रूप से मैं तुम्हें खोजने के लिए चरम मार्शल पंथ जाने की योजना बना रही थी, लेकिन डीन ने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं इतनी मजबूत नहीं थी। इप्सिता बाजवा ने कबीर विल्सन को कुछ हल्की पुष्पीय और सुगंधित शराब दी। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि इप्सिता बाजवा खुशी में सचमुच नशे में हो जाएगी। कबीर विल्सन मुस्कुराया, इप्सिता बाजवा, तुम्हें पहले और मजबूत हो जाना चाहिए। भाई अपने काम को संभाल सकता है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इप्सिता बाजवा ने शरारत से अपनी जीभ बाहर निकाली। वह केवल कबीर विल्सन के सामने ही एक सामान्य लड़की में बदल जाती थी। भाई मेरे लिए इतना अच्छा है।
बार बार तुमने मुझे निर्माण नींव की गोलियां, बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स भेजी हैं। इस घाटी में बहुत सारे लालची लोग थे, मैं बस किसी तरह भाई की मदद करना चाहती थी। इप्सिता बाजवा एक बहुत दृढ़ इच्छाशक्ति वाली लड़की थी। वह दिन भर कबीर विल्सन की छोटी संरक्षित बहन नहीं बनना चाहती थी। वह हमेशा एक दिन कबीर विल्सन की मदद करने के लिए अपनी ताकत बढ़ाती रही थी, भले ही वह जानती थी कि कबीर विल्सन अपने आप में बहुत ज़बरदस्त था। कबीर विल्सन मुस्कुराया और कहा, क्या तुम इसलिए यहाँ आए हो? उन शैतानी मार्ग के मार्शल कलाकारों को दूर भगाने में चरम मार्शल पंथ की मदद करने के लिए? इप्सिता बाजवा ने सिर हिलाया। अभिमानी तलवार पंथ शैतानी मार्ग के मार्शल कलाकारों के साथ हाथ मिलाकर चरम मार्शल पंथ के उन सदस्यों से छुटकारा पाने के लिए काम कर रहे हैं जो पिछले 10 सालों से यहाँ खनन कर रहे हैं। कबीर विल्सन ने माथे पर बल डाला। वह पहले ही अंदाज़ा लगा चुका था कि इस मामले के पीछे एक और छिपा हुआ मामला है। क्या ये सच है? कबीर विल्सन ने पूछा।